गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक गुप्ता। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वी पीपल आर डूइंग द करंट अफेयर्स लेक्चर फ्रॉम टाइम टू टाइम। और मैंने जो करंट अफेयर्स के लेक्चर रिकॉर्ड करने स्टार्ट किए थे यूट्यूब के लिए, वो अक्टूबर से स्टार्ट किए थे। ठीक है, आज जो हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर होने वाला है वो हमारी सीरीज़ का 5th लेक्चर है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए कि सर क्या आपने करंट अफेयर्स के वीडियोस या लेक्चर्स बनाने बंद कर दिए हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द ओनली पॉइंट इज कि जब मेरे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको रियलिटी में बताऊं तो बहुत ज़्यादा अपडेट्स मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपडेट्स का मतलब मेरे लिए है कुछ नया, या फिर जो कुछ ऑलरेडी चल रहा है उसमें कुछ अपडेट, यानी कि उसमें कुछ एडिशन होना, उसे हम इकोनॉमिक्स में अपडेट मानते हैं। ठीक है, अदरवाइज रेपो रेट बढ़ना घटना, रेट्स आगे पीछे होना, ठीक है, हमारा आप मान के चलिए अगर हम कहें कि फिजिकल डेफिसिट कितना है, गवर्नमेंट ने बोरो अभी तक कितना कर लिया है, इनको हम अपडेट्स में नहीं काउंट करते, क्योंकि ये कुछ नया नहीं है, हम ऑलरेडी पता है। और हम जानते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, जो हमारा सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है, उसके अंदर यूपीएससी बॉदर ही नहीं करता है कि आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। नॉर्मली आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आज जो हमारा 5th लेक्चर इस सीरीज के अंदर होने वाला है, वो उसमें हम करंट अफेयर्स अपने कवर करेंगे 10th ऑफ दिसंबर से 18th ऑफ जनवरी 2023। मान के चलिए ऑलमोस्ट साल निकल गया है। साल निकल गया इन द सेंस कि लास्ट करंट अफेयर का लेक्चर हमने 2022 दिसंबर में रिकॉर्ड किया था और हम 2023 में आ गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड आई रियली होप कि आने वाले महीनों में जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, आप लोग उसमें बहुत ही बेहतरीन करेंगे, एंड यू पीपल विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम एंड यू विल अपीयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। One thing which I want to add before starting the current affair lecture, the 5th lecture of our series, that as soon as the economic survey will come in the last of this particular month of January, and as soon as the budget will come, ठीक है, दोनों की ही मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा और यूट्यूब पे अपलोड होंगे, और वो आपको मिल पाएंगे हमारे PW के ऑफिशियल चैनल पे, यूपीएससी वाला पे। ठीक है, उनके जो लिंक्स होंगे वो साथ ही साथ मैं शेयर करूंगा आपके, मान के चलिए जो भी हमारा लिंक्स होंगे हमारे नोट्स के, वो सारे के सारे मैं आपको शेयर करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे भी। प्लस आज के लेक्चर में एक चीज और है कि हमारी दिसंबर मंथ की जो मंथन मैगजीन है, आपको पता है कि हमने पहले भी वीडियो रिकॉर्ड किया था रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स मैगजीन। तो जो हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन है दिसंबर की, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और दिसंबर के करंट अफेयर के मैगजीन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। परंतु आज जो मैं आपको, देखिए अभी मेरे पास ओनली इंग्लिश मीडियम की कॉपी है, तो वट एवर मंथन मैगजीन जो कॉपी है वो आपको इंग्लिश में मिलेगी, एंड द हिंदी आई विल सिंपली अपलोड वेरी सून वंस आई गेट इट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जो हमारा है 5th लेक्चर। तो पहली जो देखिए न्यूज है और जो अपडेट है, दैट इज अबाउट द जीआई टैग। जीआई टैग आप जानते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ओके, जो कि हमारे इंडिया में जो हमारा 1999 का कानून है, जो 99 का एक्ट है, उसके अंदर जीआई टैग्स को हम मान्यता देते हैं। जैसे आपको पता है जीआई टैग क्या होते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज बेसिकली अ वन पर्टिकुलर एरिया, और यू कैन से वन स्मॉल एरिया विच इज क्वाइट गुड in terms of making something which is very quality in nature। क्वालिटी प्रोडक्ट है, अलग है। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट की बात करें, जो पहला हमें जीआई टैग मिला था इंडिया के अंदर, वो मिला था दार्जिलिंग टी को 2004 के अंदर। ठीक है, तब से लेके आज तक मान के चलिए करीब करीब 432 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। तो इस जीआई टैग की लिस्ट में जो नए एडिशंस हैं उनके बारे में अपडेट है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भी कुछ नया होता है और स्पेसिफिकली जब वो न्यूज़ में अपीयर होता है। देखिए कहने को तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी जीआई टैग में ऐड होती रहती हैं, परंतु अगर वो चीज़ न्यूज़ में रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसके चांस ज़्यादा हो जाते हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो अंडर दैट, एज यू कैन सी, दे प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जीआई टैग टू वेरियस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग गमोसा ऑफ असम। ठीक है, देन तेंदुर रेड ग्राम ऑफ तेलंगाना एंड एन एप्रिकोट वेराइटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट हैं हमारे। ठीक है, द कमर्शियल इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री सेड ऑन वेडनेसडे दैट द टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग्स हैज नाउ रीच्ड टू 432। देन आफ्टर दैट
द टॉप 5 स्टेट्स होल्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग्स आर। अब देखिए रैंकिंग पे भी आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी स्टेट्स के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग्स हैं। तो अंडर दैट यू हैव दी द रैंकिंग। नंबर 1 इज कर्नाटका, फॉलोड बाय तमिलनाडु, देन वी हैव यूपी, देन you have Kerala. So I think I have repeated this twice. So you have Karnataka, Tamil Nadu, UP and Kerala. तो ये स्टेट्स हैं हमारी जो टॉप परफॉर्म कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जीआई टैग्स। ठीक है, अब जैसे आप जानते हैं देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स व्हिच आर वेरी फेमस एट ए ग्लोबल लेवल। तो जीआई टैग ये नहीं है कि हमारा वो सिर्फ इंडिया में ही हो गया, दैट इज समथिंग व्हिच इज आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड एट ए ग्लोबल लेवल। जैसे आप जानते हैं इफ यू टॉक अबाउट विस्की, so Scotch whiskey, which is a whiskey which is made in Scotland, that the GI tag is being provided. So only the whiskey which is being made in Scotland, only on that you can supposed to use the tag called Scotch whiskey. Are you getting what I'm saying? तो इस तरीके से GI tag प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक, और हमारे इंडिया में सबसे पहला GI tag किसको मिला था? एज यू नो इट इज दी दार्जिलिंग टी। ठीक, सेकेंड जो हमारी यहाँ पे अपडेट है दैट इज अबाउट दी Make in India 2. आप जानते हैं that the current government of India is being kind of having a program called Make in India. So in the Make in India campaign, as you know, currently 25 sectors are being targeted by government of India. Under that, they are being simply focusing on manufacturing part. बहुत सारे लोग बोलते हैं Make in India is not a very successive or you can say it's not very successful in case of our country. क्योंकि देखिए अगर आप पिछले 7 साल के GDP स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हैज नॉट इंक्रीज्ड, इनफैक्ट इट हैज डिक्रीज्ड लिटिल बिट। सो इट वाज अराउंड 28% समथिंग व्हिच इज नाउ अराउंड 27% समथिंग। so obviously in terms of numerical values it has increased, but when it comes to the the percentage in comparison to the GDP it has not increased a lot. तो अब हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि now we are going to launch Make in India 2. Under that they are going to target around 27 sectors. In the 27 sector, they are saying that 15 sectors will be of manufacturing and 12 sectors will be belonging to your services part. So government of India is now also focusing on servicing part as a part of your Make in India 2 campaign. So that is the second thing which I would say is being kind of relevant from the examination perspective, because if a question will come in your mains examination regarding what all efforts are being currently taken by government of India to promote manufacturing and the other, or what is the current status of Make in India in terms of the industrial development in case of our country, so in that case you can simply mention this particular point. तो ये हुआ हमारा सेकंड। बाकी कॉम्प्रिहेंसिवली इस चीज को जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेक इन इंडिया वेबसाइट पे आप जाएंगे, देन यू विल बी एबल टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन लाइक व्हाट ऑल सेक्टर्स आर बीइंग करेंटली इंक्लूडेड एंड व्हाट ऑल सेक्टर दे वांट टू सिंपली टारगेट आफ्टर दैट। दैट इज द सेकंड अपडेट। The third thing about the thing is it's about the social progress index. So as you know, there is a social progress index. Under that, the government of India is being kind of keen in terms of knowing that what all social progress is basically happening in case of our country. So if you see this, it is an index which is being provided by Institute for Competitiveness and the Social Progress Imperative. ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि हमारे देश में सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में, अब देखिए सोशल में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, वेलबींग हो गया। जो फैक्टर्स हैं वो अभी मैं आपको नेक्स्ट चार्ट में दिखाता हूं कि व्हाट ऑल फैक्टर्स आर बीइंग टेकन इनटू अकाउंट टू प्रोवाइड द सोशल प्रोग्रेस इन केस ऑफ आवर कंट्री। तो इसमें आप देखेंगे पुदुचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा आर द 3 टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस इन आवर कंट्री। And then after that, if you talk about the countries which are basically at the bottom of the index, so Jharkhand and Bihar are the 2 states which are performing the poorest in terms of social progress in case of Indian economy. Now, if you talk about India's overall rank at a global level in 2022, then we are at 110 out of 169 country, and I will say that is not a good rank at all. Okay, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी आप देखते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सोशल लेवल पे जितने भी इंडेक्सेस मनाए जाते हैं, आप मान के चलिए उनमें बहुत बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज हैं हमारी कंट्री के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट परफॉर्मिंग गुड एंड आवर रैंकिंग इज नॉट वेरी गुड। ओके, अब देखिए जो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अगर नाम लेंगे तो ऐजवाल इन मिजोरम, सोलन इन हिमाचल प्रदेश एंड शिमला इन हिमाचल प्रदेश आर द 3 टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन आवर कंट्री इन टर्म्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस।
अब हम सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में इंक्लूड क्या क्या करते हैं, दैट यू पीपल ऑल्सो नीड टू नो फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, बिकॉज मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे विल आस्क यू अबाउट द काइंड ऑफ फैक्टर्स विच आर बीइंग टेकन इनटू अकाउंट टू प्रोवाइड द index value. So as you can see here, in the basic human needs, that is the first factor, they are providing nutrition and basic medical care. Do people have enough food to eat, and are they receiving basic medical care or not? That is the first factor taken into account. The second factor is water and sanitation. Can people drink water and keep themselves clean, without getting sick? The third point is shelter. Do people have adequate housing with basic utilities like sanitation conditions and the other? Personal safety. Do people feel safe? About all these points, there is no need to comment, what is the situation in case of our country, and you are aware about it. Then after that, foundation of well-being. Under that you have access to knowledge. Do people have access to educational foundation? As you know that we do have access to educational foundation, but we are not having the current actual information that what is the education level we have in our country, because of जो 2021 का सेंसस था तो अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है, एंड वी डोंट हैव द डेटा रिगार्डिंग दैट. और आप एजुकेशन की क्वालिटी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन क्वालिटी वी हैव इन केस ऑफ आवर कंट्री. देन आफ्टर दैट, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. कैन पीपल फ्रीली एक्सेस आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड? यस, वी हैव गुड अमाउंट ऑफ इंटरनेट एक्सेस. अभी उस पर आप मान के चलिए देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन हार्डली वी हैव इन दिस केस. हेल्थ एंड वेलनेस. डू पीपल लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ्स? आप जानते हैं जिस तरह से केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल हमारे यहाँ पे होता है, जो मिलावट होती है, यू नो दिस थिंग, द काइंड ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस वी हैव. एनवायरमेंटल क्वालिटी. यू नो द एयर क्वालिटी इन दिल्ली 500, 400, 300 से कम तो आपको कभी भी मान के चलिए विंटर्स में हार्डली देखने को मिलती नहीं है. ओके. देन आफ्टर दैट यू हैव अपॉर्चुनिटीज. पर्सनल राइट्स. आर पीपल राइट्स एज इंडिविजुअल्स प्रोटेक्टेड? नाउ देयर इज नो नीड टू कमेंट, बिकॉज you start commenting on that, you know this thing, because everyone is having a different sort of kind of opinion in case of our country currently. तो आप जानते हैं ओपिनियन के मामले में लोग दो भागों में बटे हुए हैं. तो जो आपकी ओपिनियन है वो आप जो ठीक लगता है आपको, दैट इज सिंपली फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट. पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइस. आर पीपल फ्री टू मेक देयर ओन लाइफ चॉइसेस? इंक्लूसिवनेस. इज नो वन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी टू बी contributing member of society? And then access to advanced education. Do people have access to the advanced knowledge or not? So these 12 factors are being taken into account. अगर देखिए इन सारे के सारे 12 फैक्टर्स को अगर आप बहुत डीप नॉलेज भी अगर आपको नहीं है कि इनकी क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, अगर आप अपने आसपास की चीजें देख के भी इनको एनालाइज करेंगे, देन यू पीपल कैन सिंपली केम आउट ऑफ द कंक्लूजन दैट हाउ वेल वी आर डूइंग. और जो हमारी रैंकिंग है वो 110 आउट ऑफ 169 कंट्रीज क्यों है. ओके, दैट इज अ नेक्स्ट थिंग. After that, the next news is about that government is to provide free food to 814 million people in India till December 2023. अब देखिए इस पे मुझे समझ में नहीं आता है कि जो गवर्नमेंट हमारी ये सब प्रोवाइड करने वाली है, बिकॉज इट इज 81.4 करोड़ पीपल. अगर मैं कहूं कि हमारे देश की पॉपुलेशन करंटली 138 करोड़ के आसपास है, तो 138 करोड़ में से 81 मिलियन, 81 करोड़ यू कैन से, इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल. नॉर्मली आप जानते हैं कि जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया था कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड फ्री फूड इन द सेंस 3 रुपी पर केजी फॉर द पर्पस ऑफ राइस, 2 रुपीज पर केजी फॉर द पर्पस ऑफ व्हीट, एंड 1 रुपीज पर केजी फॉर द कोरस ग्रेन्स. जो बाजरा वगैरह होता है आपके उसके लिए 1 रुपए किलो का नाम. और हर फैमिली जो भी एलिजिबल होगी उसे 25 केजी मैक्सिमम राशन प्रोवाइड किया जाएगा. अब देखिए पॉइंट ये आता है, देश में अगर गरीबी, बिकॉज अगर हम गवर्नमेंट के देखिए, पहली बात तो ये है कि वी डोंट हैव द एक्चुअल नंबर्स दैट हाउ मेनी पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, क्योंकि 2011-12 के बाद कोई भी ऑफिशियल नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं दिए गए हैं दैट हाउ मेनी पीपल इन केस ऑफ आवर कंट्री आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. वी डोंट हैव द ऑफिशियल नंबर. whatever estimate that is being coming from the government of India side, that is being coming from नीति आयोग. okay, and we don't have any information. आपको पता है कि लास्ट टाइम जो हमारे पास डेटाबेस है वो अभी भी तेंदुलकर कमेटी का ही डेटाबेस है, और उनके हिसाब से 2011-12 में 21% पीपल वर बिलो पॉवर्टी लाइन. तो पॉइंट ये है कि अगर 81 करोड़ लोगों को खाना दिए जा रहा है तो इसका मतलब क्या ये है कोविड के बाद इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं? और इट्स जस्ट दैट यू कैन से that as there is a high rate of unemployment in case of our country, the government wants to help people.
पर अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्सेस को भी देखते हैं हमारे देश के अंदर, तो आपको पता लगेगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज पर द गवर्नमेंट डेटाबेस इज लेस देन 4% करंटली, और अराउंड 4% समथिंग। यानी कि जो गरीब है और जो अनएम्प्लॉयड है, अगर वो रेट हमारी 4%, अगर हम 5% भी मानते हैं, चलिए अगर हम 10% भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने देश में मान लेते हैं, तब भी हम कहेंगे आउट ऑफ 138 करोड़ पीपल, यू कैन से अराउंड 14 करोड़ पीपल आर बेसिकली नॉट हैविंग जॉब एंड दे आर नॉट अर्निंग। सो इन दैट केस स्टिल अब ये 81 करोड़ आप कह सकते हैं, इज इट बिकॉज वी आर इन ऑलमोस्ट 2024 फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, और जस्ट दैट यू कैन से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू हेल्प पुअर पीपल, ठीक है। और पुअर नहीं कहेंगे तो ये कह सकते हैं दैट गवर्नमेंट जस्ट वांट टू हेल्प पीपल सो दैट दे विल बी एबल टू सेव गुड अमाउंट ऑफ मनी इंस्टेड ऑफ फूड, कि फूड पे ज्यादा स्पेंड करने की जगह वो पैसा थोड़ा सेव करके वो बाकी जगह पे खर्च करके जो देश में मंदी के हालात बन रहे हैं या जो भी बन सकते हैं, ठीक है, उनसे वो बाहर आ सके। मे बी दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि 81 करोड़ लोगों को खाना दिया जाएगा, फूड ग्रेन दिए जाएंगे, ठीक है। एंड जो इसकी कॉस्ट आएगी वो करीब करीब 2 लाख करोड़ के आसपास आएगी। द फ्री राशन स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना will now be clubbed with the National Food Security Act till December 31st, 2023. Under the NFSA, the government will provide 5 kg of food grain per person per month with rice charge at 3 rupees per kg, wheat rupees 2 per kg and chorus grain at rupees 1 per kg. ठीक है, तो कह सकते हैं फूड सिक्योरिटी पर्पज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेसिकली प्रोवाइडिंग इट। पर देखिए यहाँ पे अगर आप एक चीज देखेंगे और थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेसिकली हेल्पिंग पुअर इन ऑल द वे, द सो कॉल्ड पुअर आई वुड से इन केस ऑफ आवर कंट्री, कि उनको हम पहले वी पीपल आर बेसिकली द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देम फ्री फूड, ऑलमोस्ट फ्री आई वुड से, एंड देन आफ्टर दैट बिसाइड द फूड ग्रेन द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑफरिंग देम द जॉब्स अंडर एमजी नरेगा, तो पैसा भी मिल रहा है, एंड देन आफ्टर दैट द पीपल आर बीइंग एबल टू गेट फूड ऑल्सो, एंड देन आफ्टर दैट अंडर द पीएम किसान ऑल्सो द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्रांसफरिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन देयर अकाउंट, 6,000 rupees as you know. So in a way, government is helping poor in all the ways in case of our country, and that shows that how much government is concerned about the poor people of our country. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है देखिए वो आई वुड से इट्स अ वेरी गुड मूव ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दैट इज व्हाट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग दैट वी आर नाउ सपोज टू शिफ्ट फ्रॉम मिनिमम वेज टू समथिंग कॉल्ड लिविंग वेजेस। देखिए मिनिमम वेज जो होता है ना, जो अलग अलग स्टेट में डिफाइन किया जाता है, वो लॉज के द्वारा डिफाइन किया जाता है, कि जो हमारे लॉज हैं वो डिफाइन करें कि मिनिमम वेज क्या। आप देखिए आप जानते हैं कि ये जो हमारा पार्ट होता है लेबर का, इट्स बेसिकली समथिंग विच इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट, इसमें सेंटर भी लॉ बनाती है, स्टेट भी लॉ बनाती है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे मिनिमम वेज जो फिक्स किए जा रहे हैं वो फिक्स किए जा रहे हैं बेसिकली एज पर द लॉ गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और ये स्टेट टू स्टेट आपको वेरी करते मिलेंगे, ठीक। दूसरी बात देखिए यहां पे क्या है, मिनिमम वेज में आप ये देखते हैं कि किसी की स्किल्स के हिसाब से, किसी की क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसे मिनिमम कितना पैसा दिया जाना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली यू बेसिकली फिक्स इट। आप जानते हैं जो नॉन मैनुअल है, अनस्किल्ड है, ठीक है, जो आप मान के चलिए अनस्किल्ड में आ गया, जो मैनुअल वर्क कर रहा है, ठीक है, उस केस में आप कह सकते हैं कि दैट इज समथिंग विच इज द लोवेस्ट यू आर प्रोवाइडिंग एज पर द लॉ। बट जैसे आप बात करते हैं लिविंग वेजेस की, तो लिविंग वेजेस आप मान के चलिए जो हमारे मिनिमम वेज होते हैं उससे करीब करीब 20 से 25% ज्यादा होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी फायदा यहां पे लिविंग वेजेस का क्या होता है कि आपकी जो वेजेस होते हैं उसको इन्फ्लेशन इंडेक्स से जोड़ दिया जाता है। यू विल कनेक्ट इट विद द इन्फ्लेशन इंडेक्स सो दैट you can see you will have more and more wages which is increased every year, जो कि minimum wage में नहीं देखा जाता है। So I would say that is a very good move on the part of government of India, and we really hope that that will be implemented very soon on the part of government of India. तो ये पॉइंट है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, India is considering shifting from the minimum wage to living wage to pull millions of people out of poverty. While it can have huge financial implications for India INC and the government as the living wages indexed to inflation, the move could be a game changer for the country as it strives to meet its sustainable development goal. That commitment of eliminating extreme poverty by 2030. A living wage is defined as the minimum income necessary for the workers to meet their basic needs compared to
subsistence wage or minimum wage which is based on labor productivity and skill set. The minimum wage is an amount set by law, whereas the living wage is determined by an average cost to live and the difference between the two could be around 10 to 25%. तो ये आपका पॉइंट है। तो मान के चलिए अगर ऐसा कुछ हो जाता है, पहली बात तो देखिए ऐसे चीजों को इंप्लीमेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए भी उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी कॉस्टिंग काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो दोनों के ही पॉइंट्स को ध्यान में रख के अगर गवर्नमेंट इस चीज पे मूव लेती है, then certainly it is going to be a very good move on the part of government of India and the people will actually get good amount of money. But I would say the government of India should also ensure this particular thing that men and women should both get equal wages. क्योंकि देखिए अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अर्बन एरिया रूरल एरियाज में जो मेन और वुमेन को वेजेस दिए जाते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। There is a lot of difference. Almost, I would say, half of the difference you people will be able to see between the wage which is being paid to the men and women. अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप PLFS खोलिए, मॉस्पी की वेबसाइट पे जाइए एंड चेक द डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू विल गेट टू नो। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है वो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का। अब देखिए ये सिर्फ एक, अब मैं कहूंगा, नए नंबर्स दिए हैं, बट यहां पे मान के चलिए जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, दैट्स व्हाई थॉट टू बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। 4.4% of GDP is something which has touched to the current account deficit. That shows that Indian economy is not performing very good in terms of international export competitiveness. क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं डेफिनेटली इट हैज इंक्रीज, बट इन कंपैरिजन टू द इंपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग इवन मच फास्टर। अगर आप चाइना के कंपैरेटिवली बात करेंगे, जिनसे हमारा ट्रेड है जो ऑलमोस्ट 138 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास पहुंच गया है, उनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट इस साल का 101 बिलियन यूएस डॉलर का है। So think about it, that how well we are doing. On the one hand, you can say we have a lot of border dispute and the other things with the China, but on the other hand, if you talk about the trade with China, it has been growing like anything. क्योंकि लास्ट ईयर जो ट्रेड था उससे कहीं ज्यादा ट्रेड हमारा चाइना से इस साल बढ़ गया है, परंतु पिछले साल हमारा ट्रेड डेफिसिट कम था, विच अराउंड 68 बिलियन यूएस डॉलर, बट दिस ईयर इट हैज टच्ड मोर देन 100 बिलियन यूएस डॉलर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, जो हमारी कंपनीज है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और प्लस साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो हमारा एफडीआई के नंबर है, फिक्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, that are also being comparatively 14 to 15% less in the first 2 quarters of this year in comparison to last year. Okay, so if you see this, in a second quarter, current account deficit or the excess of import over export rose to highest since the so-called taper tantrum. Taper tantrum के बारे में आप लोग जानते हैं, it is something when the Federal Reserve Bank of USA, or you can say Federal Bank of a country or Central Bank of a country will simply start pulling their hand in terms of buying more and more bonds from the government, from the market. And that is basically going to impact the interest rate. Of 2013 at 4.4% of GDP, but the central bank and financial experts believe healthy economic underpinnings and robust foreign exchange reserves will help India's third biggest economy withstand the external imbalances. देखिए पॉइंट यहाँ पे ये है, रिजर्व्स हमारे पास एडिक्वेट हैं, बट अगर उन्हीं रिजर्व्स को आप कंपेयर करें करीब 3-4 महीने से पहले, तो आपको पता लगेगा that our reserves which were more than 600 billion US dollar has now touched to around 560 to 570 billion US dollar. और वो कम क्यों हुए हैं? Because when our rupee was depreciating a lot in comparison to US dollar, then the Reserve Bank was simply supplying more and more dollars in the market for the purpose of holding the rupee value. Okay, which is just a temporary measure on the part of central bank. But the point is what? It was something which was used by the central bank for the purpose of controlling the rupee value for some time. Okay. तो CAD हमारा काफी ज्यादा बढ़ गया है in the recent time. Now, let's move to the next one. Now, this is something I would say. Obviously, I really hope this time it will come because गवर्नमेंट ने फिर से कहा है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने वाली है 2022. तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कम इन 2023. तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2023 नाम होगा. देखिए मैं आपको बताऊं 2018 से बात चली 2018 सिंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीप ऑन सेइंग दैट वी विल ब्रिंग द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. बट 18 गॉन, 19 गॉन, 20 गॉन, 21 गॉन, 22 गॉन, 5 साल निकल चुके हैं बट अभी तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमें नहीं मिली है.
गवर्नमेंट कह रही है कि 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आउटडेटेड हो गई है, इसलिए हमें नई प्रोवाइड करनी है. So I would say till now, after 1956, then 1991, and now we are waiting for the third industrial policy on the part of government of India, which may provide, you can say, some sort of game changer in terms of industrial development of our country. Okay, so government ने कहा है कि this will be the third industrial policy. The proposed new industrial policy, which will replace the industrial policy of 1991, seeks to achieve one nation, one standard. ठीक है, तो ये एक टैग लाइन है इसकी, one nation, one standard. So standardized product need to be provided. Promote startup in every district. देखिए गोल्स बहुत एम्बिशियस हैं, बट ठीक है, कहने में क्या जा रहा है. One nation, one standard. Promote startups in every district. Create startup innovative zone at the level of urban local bodies and incentivizes Indian specialty product by creating premium international brands. Let's see what is going to happen and how many years we are going to take to make it happen. The draft statement of Industrial Policy 2022, Make in India for the World. That is again one of the tagline. You can say one of the line according to which, you know, there might be a possibility a question will come in your prelims examination. That what is the tagline for the proposed, you know, the new industrial policy of 2022. Make in India for the World has been circulated in different ministries for their views and comments. To achieve the goal, it has been identified 6 objectives. What are these? Focus on competitiveness and capability, economic integration and moving up global value chain, promoting India as an attractive investment destination, nurturing innovation and entrepreneurship, and achieving global scale, and then you can say standards. So these are the points which are being given by Government of India as a part of the 6 objectives of the new industrial policy. Question मेंस में भी आ सकता है, प्रीलिम्स में भी से इसमें क्वेश्चन बन सकता है, बट देखिए प्रपोज चीज़ों में से क्वेश्चन आना थोड़ा सा कम ही पॉसिबल है, बट आ भी सकता है, इसलिए on a safer side we need to know about it. Okay, that is you know this the next new industrial policy. After this एक चीज जो हम वेट कर रहे हैं मे बी कि बजट में आए, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहूंगा अपडेट है ऑलरेडी, ये समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द पीपल शुड नो अबाउट इट, एंड आई रियली होप द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू सिंपली वर्क ऑन दैट. क्योंकि अब मान के चलिए 2000 से 2022 यानी कि पिछले 22 साल में एजुकेशन सेक्टर में हमारे पास केवल 8 बिलियन यूएस डॉलर की एफडीआई है. हाउ मच? ओनली 8 बिलियन यूएस डॉलर. इमेजिन अ कंट्री विद सच अ ह्यूज पॉपुलेशन and where you have a lot of lack of quality education except the IITs, IIMs and the good institutes we have in case of our country. There's a lot of scope that the foreign universities should invest here. But point क्या है? इन्वेस्ट नहीं करते हैं. अब देखिए उनके इन्वेस्ट ना करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जबकि मान के चलिए एजुकेशन सेक्टर में हमने 100% एफडीआई प्रोवाइड की है अंडर द ऑटोमेटिक रूट, बट स्टिल द यूनिवर्सिटीज आर नॉट वेरी, द फॉरेन इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज आर नॉट वेरी कीन टू इन्वेस्ट हियर, एंड देयर इज अ वन मेजर इशू हियर, that is whatever profit they will make here, they're not supposed to send this money back to their parent country. They have to reinvest here. यानी कि उनको जो यूनिवर्सिटी लगानी पड़ेगी वो नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस की होनी चाहिए. जब आप मान के चलिए हमने एजुकेशन को इतना कमर्शलाइज अपने देश में बना दिया है, इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, जब वो करोड़ों कमा रहे हैं और क्वालिटी आप जानते हैं उनकी एजुकेशन की कैसी होती है, तो why not the foreign university should be allowed in case of our country so that they will be able to provide the quality education in case of our nation. तो देखिए 3 चीजों पे बात होने वाली है, वो ये है to permit foreign universities to set up campuses in India, enable Indian universities to open facilities abroad. जैसे अभी IIT कानपुर आप जानते हैं कि बात हो रही है, they are going to simply open up the campuses abroad also, and then to tighten the rule book to ensure better quality control at private institution. क्योंकि क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बताया, बट मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक टाइम न्यूज़पेपर ने जब करीब 10-12 जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं ग्लोबल लेवल पे उनसे इंक्वायरी करी कि क्या वो इंडिया में इंटरेस्टेड है अपने कैंपस लगाने के लिए, तो मान के चलिए जो टॉप 2 हैं जिसमें आपका नाम आता है हार्वर्ड एंड मैसाचुसेट्स, दोनों ने ही डिनाई कर दिया है दैट वी आर नॉट हैविंग एनी प्लान टू ओपन अ यूनिवर्सिटी. तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ यहाँ पे इंडिया को ध्यान में रख के, कोई और रीजन है. दीज 2 इंस्टीट्यूशंस आर हैविंग देयर कैंपसेस देयर ओनली, नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं अगर उन्होंने मना कर दिया है. तो पॉइंट ये है अगर टॉप में 50 में भी 100 में भी 10 यूनिवर्सिटीज भी आगे हमारे कैंपस ओपन करती हैं, तो मान के चलिए सबसे बड़ी बात है कि एक तो हमें क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी. सेकंड बात ये कह सकते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनको बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. इन दैट केस यू कैन से वी पीपल विल बी एबल टू सिंपली सेव लॉट ऑफ फॉरेन करेंसी ऑल्सो, क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं तो बहुत सारा पैसा बाहर जाके वो यूज करते हैं. ओके,
So in that case, we will be able to save that money. So I really hope the government of India is going to provide this thing, and moreover, the most important thing, the government should allow these universities to set up campus here for the purpose of profit. क्योंकि अगर ये क्लॉज चेंज हो जाए, मान के चलिए, तो यूनिवर्सिटीज का आना हमारे देश में बढ़ जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की हमारे देश में कितनी ज्यादा डिमांड है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आफ्टर दिस, एज यू कैन सी, there's a next point is it's about the national policy on fertilizers which the government of India is going to provide. As you know, in case of our country, after China, as you know, India is the second largest fertilizer consumer at a global level. और हमारे इंडिया में आप मान के चलिए हम इतना ज्यादा फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं एंड वी हैव वेरी हाई डिपेंडेंस अपॉन द फॉरेन फर्टिलाइजर्स. जैसे अभी आप जानते हैं रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पे है और उनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से इस करंट फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा सब्सिडी बिल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग सब्सिडीज ऑन दी NPKs एंड मोरओवर ऑन सर्टेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो. तो गवर्नमेंट का प्लान ये है कि अब हम क्या करेंगे कि हम इन फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन को यहीं प्रमोट करेंगे, और उसके लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है नेशनल पॉलिसी ऑन फर्टिलाइजर. अंडर दिस व्हाट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग national fertilizer policy to consist of special incentives to set up units here only, lower import duty on raw materials with a focus on organic fertilizer, budget likely to provide a roadmap of the scheme. So we really hope कि अपकमिंग बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें. नीति आयोग वर्किंग टू प्रमोट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन, सेंटर प्लानिंग टू कैंपेन टू इंक्रीज द यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, एंड दैट इज व्हाट द फर्टिलाइजर बिल वी हैव. ओके, so which is quite high. तो पॉइंट यहां पे निकल के देखिए ये आता है कि अगर हम इनको यहीं पे प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें, क्योंकि देखिए यूरिया में तो फिर भी कहेंगे कि मेजॉरिटी फर्टिलाइजर हम यहीं बनाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू PKNS, उसमें हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन फर्टिलाइजर्स पे बहुत ज्यादा है. ओके, सो दैट इज समथिंग ऑन विच वी नीड टू वर्क अपॉन इट. तो ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका. आफ्टर दिस देखिए, अब देखिए मुझे समझ में नहीं आता कि ये चलता क्या है, बिकॉज सीरियसली हमारी गवर्नमेंट अलग अलग टारगेट्स हमें प्रोवाइड कर रही है. कभी बोलते हैं कि 2025 तक हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे. अब हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बी $7 ट्रिलियन इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स. कभी हम बोलते हैं कि हम 2030 तक $30 ट्रिलियन हो जाएंगे. द पॉइंट इज व्हाट, वेदर वी विल बिकम और नॉट, दैट जस्ट द टाइम इज गोइंग टू टेल अस. बट द ओनली पॉइंट विच आई वांट टू add here, and that's why I included this particular news as a part of it. The government should need to focus on the development part also, and development is related to something called happiness of people. और देखिए जिस तरह से हमारे देश में करंटली एयर क्वालिटी वर्सन होती जा रही है, moreover the way we people are being cutting trees, the way the air is getting more and more polluted, the law and order issue and the other thing which is being happening, that is supposed to be taken care of on the part of government. So not only monetary thing is going to provide happiness to people, it is more about the government should focus more on the development part also, because growth is just the quantity and GDP is just the number. और GDP कभी आपको ये नहीं बताता है कि what is all happening with the people of a country. It is only telling you that is what you produce. How you produce, that is also not being provided by the GDP number of the country. Okay, that is only thing which I want to tell about this particular thing. अब इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसमें थर्ड टर्म अगर आप देखेंगे तो ये तो केवल एक स्कीम है जो मैं कहूंगा, जो आपकी न्यूज में अभी अपीयर हुई थी कुछ दिन पहले, एंड दैट इज अबाउट व्हाट, मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशंस अंडर वेयर हाउस रूल्स. तो इसे आप बोलते हैं मूवर स्कीम. मूवर, ओके, मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशंस अंडर वेयर हाउस रूल्स. व्हाट डज इट मीन कि यहां पे देखिए हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि वट एवर थिंग्स वी बेसिकली इंपोर्ट, if these are for the purpose of re-export from our country, then government is saying that we are not going to charge any tax or duty on that, so that export will happen, as you can see, which allows duty-free import of products for the purpose of re-export. तो ये एक स्कीम है जो आपकी न्यूज में, जिसमें से आपके प्रीलिम्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, so you should know about it. Okay, then after that, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आजकल आपके बहुत न्यूज में है. ये ट्रस्ट होते क्या है देखिए, ये ट्रस्ट नॉर्मली सेबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर नॉर्मली होता क्या है, यू बेसिकली मेक अ ट्रस्ट.
In that trust, you have something called trustees. Okay. Then after that, you also need to hire something called investment managers. Okay. Beside that, you have something called project managers here. And then after that, you have those people who basically invest in that. Okay. So you have trustees, you have investment managers, you have project managers, and those people who basically invest in that. So point क्या होता है? In trust को बनाया जाता है for the purpose of raising money from the market. And how they basically raise the money from the market? By selling mutual funds. तो जो promoters होते हैं उनको basically आप mutual funds unit sell करते हैं, ठीक है? And they basically contribute to this particular fund, and then after that this money is being used for the purpose of lending to the infrastructure projects. पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? तो अब खास बात क्या है, देखिए जब पैसा रेज किया जाएगा और पैसा किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाए, इसके लिए प्रोफेशनल लोग जो इस ट्रस्ट में होते हैं उनको आप बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर. सो दे बेसिकली डिसाइड वेयर दिस मनी नीड टू बी इन्वेस्टेड. मान के चलिए जो पैसा लगाएगा रिस्क सारा का सारा उसका है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप जानते हैं म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. देन आफ्टर दैट जिस भी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा उस प्रोजेक्ट के लिए एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर होगा, द पर्सन हु विल कीप एन आई ऑन दैट एंड विल सी वेदर द प्रोजेक्ट इज बेसिकली गोइंग फाइन और नॉट इन दैट केस. तो इन सब चीजों पे ध्यान रखा जाएगा इस पर्टिकुलर थिंग के अंदर. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तीसरी चीज है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो आपका न्यूज में है काफी, जिसके ऊपर अगेन हमें एक्सपेक्टेशन है कि बजट में गवर्नमेंट कुछ बताने वाली है. अब देखिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता क्या है, दैट यू बेसिकली गोइंग टू अप्लाई यू नो लेस ड्यूटी. okay, that you're going to apply less duty on the products and you're going to provide a high duty on the inputs. Okay, because you know this thing, चक्कर क्या होता है देखिए कि we people are comparatively much better when it comes to making the inputs. तो उनकी प्रोडक्शन यहां बढ़ानी है. Getting what I'm saying? And whatever things we people are not being able to make about the output, on that you are supposed to apply a lower rate of duty. तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरीके से चलता है कि आपका इनपुट्स पे ड्यूटी ज्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू दी आउटपुट. ओके, दैट इज व्हाट वी हैव. तो इसको भी आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि टाइम टाइम पे अलग अलग जगह ये चीज हमारी अपीयर हो रही है न्यूज के अंदर. सो यू शुड नो अबाउट इट. अब देखिए मैं बहुत डिटेल में तो यहाँ पे आपको बता नहीं रहा हूँ, because obviously that is all only about to telling you that is what you people need to keep in mind and you need to prepare. Okay, so 28 मई को प्रीलिम्स है. I really hope कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे. ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में मुझे यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी जो आपको पता होनी चाहिए और आपको अपडेट करना चाहिए. Are you getting what I am trying to say? तो आज के लेक्चर के लिए देखिए इतना ही. प्लस अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं वट एवर क्वेरीज यू पीपल हैव, देन यू कैन सिंपली join my telegram channel for the purpose of live chat, and then you can simply join this particular page to get all the updates whatever we have been doing regarding YouTube video and the other that you can simply join there. तो देखिए आज के लेक्चर में बस इतना ही था जो मुझे आपको बताना था. अब जल्दी ही हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे and under that we will cover the things also. The point is what, economic survey और budget जल्दी जैसे ही आएगा I will try my best within a week or something I will be able to make a video on that. I will be able to cover it exhaustively. बट मान के चलिए बहुत ही शॉर्ट होगा, क्रिस्प होगा, अननेसेसरी का कंटेंट उसके अंदर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही. सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच. टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी. सी यू.